अब तुम समझते हो हमारे और अनावश्यक व्रत उपवास करते रहते हो। संस्कृत साहित्यों में एक रेफरेंस मिलता है कि एक राजा था हिरण्यकश्यप, उसका भाई था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष यानी भाई को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया, हिरण्याक्ष को मारने के लिए। और इसका छोटा भाई था हिरण्यकश्यप, उसको मारने के लिए भी भगवान ने अवतार लिया। ऐसी कहानी मिलती है, यानी दो भाइयों को मारने के लिए दो अवतार। ये आप शास्त्र पढ़ सकते हो। उसमें एक कथा आती है कि हिरण्यकश्यप राजा था, उसका बेटा प्रहलाद था। तो प्रहलाद था वो अपने बाप की तरफ नहीं रहा, अपने चाचा ताऊ की तरफ नहीं रहा, अपने समाज की तरफ नहीं रहा, वो दूसरे समाज की ओर चला गया। आए समझ में? प्रहलाद किधर चला गया? दूसरे समाज की तरफ। और हिरण्याक्ष या हिरण्यकश्यप और उनके साथी क्या थे? शक्तिशाली राजा थे। तो इस कहानी से एक सबक मिलता है। क्या सबक मिलता है? शक्तिशाली बाप को मारना है, शक्तिशाली परिवार को मारना है, तो उसके बेटे को अपनी तरफ लेना पड़ेगा। यह सबक है। शक्तिशाली बाप को मारना है, शक्तिशाली राजा को मारना है, शक्तिशाली सेना को हराना है, तो राजा के बेटे को अपनी तरफ लेना पड़ेगा। अपने समाज में ऐसा कुछ हो रहा है, दिख रहा है? आगे समझ में आएगा। रामायण पढ़ो, रामायण में एक सबक है। रावण बहुत शक्तिशाली राजा था, बहुत शक्तिशाली। उसके भाई को उनकी तरफ मिला लिया। उनका भाई विभीषण, जो रावण का परिवार था, रावण का समाज था, विभीषण का परिवार था, विभीषण का समाज था, उसकी तरफ नहीं रहा, वो दूसरे समाज की ओर चला गया। इससे क्या सबक मिलता है? शक्तिशाली भाई को मारना है तो उसके भाई को अपनी तरफ मिलाना पड़ेगा। यह सबक मिलता है। शक्तिशाली भाई को मारना है, शक्तिशाली राजा को मारना है, उसके भाई को अपनी तरफ मिला लो। एक और ग्रंथ है महाभारत, उसमें दो परिवार कौरव और पांडव दोनों का समूल नाश हो जाता है, एक आदमी बचता है सिर्फ, सिंगल। उससे क्या सबक मिलता है? उससे यह सबक मिलता है, यदि जमीन के लिए लड़ोगे, जमीन के लिए लड़ोगे तो पूरे कुल का, पूरे परिवार का, पूरे खानदान का नाश हो जाएगा। यह सबक मिलता है। ये काल्पनिक शास्त्र है, लेकिन काल्पनिक शास्त्रों से सबक लेकर के भारत की मूल प्रजा के साथ कैसे व्यवहार करना है, वो अपनी पीढ़ी को वो लोग सबक देते हैं। अब समझो, ये 3 उदाहरण दिए मैंने। हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपने भाई को उनकी तरफ कर लेते हैं। अभी दिनेश जी का मामला हुआ कि नहीं हुआ? तो एक आदमी ने स्टेटमेंट दिया था, आप लोग जानते हो, और उधर एक सरपंच ने भी शायद कुछ बोला, ऐसा कह रहे हैं। बात सही है गलत है? तो वो लोग हमेशा आदिवासी का मामला होता है तो आदिवासी को ही आगे करते हैं। हमारे ऊपर केस वगैरह हुआ, आज वो लोग कहां है? केस किए वो जो सबसे पहले मेरे को एपीओ वगैरह करवाया था, कहां है वो? कई सारे लोग तो अपने पास वापस आ गए, वो अपने लोगों को आगे करके करवाते केस।
अभी विश्व आदिवासी दिवस के बाद हुआ, उसमें भी देखो अपने लोगों को आगे करके केस करवाते हैं। ये केस करने वाले अपने होते हैं, करवाने वाले दूसरे होते हैं। अब बताओ, वो धर्मशास्त्र का जो मामला है वो आज इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज हमारे एमपी एमएलए क्या करते हैं, हमारे सरपंच क्या करते हैं, हमारे प्रधान क्या करते हैं, हमारे जिला प्रमुख क्या करते हैं, वो ही उदाहरण है। सेम एक आदमी को बड़ा करो, उनका सिद्धांत समझिए। एक आदमी को बड़ा करो, जितना पैसा लूटना है लूट ले, जितनी जमीन खरीदनी है खरीद ले, जितना सोना चांदी खरीदना है खरीद ले, तेरे को हम बचा लेंगे, लेकिन तू समाज की बात मत करना। लेकिन तू समाज की बात मत करना। इसलिए जो हमारे नेता हैं वो वार्ड पंच थे और फिर सरपंच बने, फिर प्रधान बने, जिला प्रमुख बने, एमएलए बने और सात पीढ़ियां खाई, इतना इकट्ठा कर लिया। कई सारे नेताओं के, कई सारे प्रधानों के, कई सारे पूर्व नेताओं के जयपुर में भी बंगले हैं, उदयपुर में भी बंगले हैं, डूंगरपुर में भी बंगले हैं, गांव में भी बंगले हैं और रोडों पर कई सारे पेट्रोल पंप हैं, कई सारी होटलें हैं। ये पैसा किसका है? किसका है पैसा? आपका पैसा है, आपका पैसा है। वो पैसा आपके ऊपर खर्च किया होता तो आज आप हेडपंप के लिए इतना परेशान नहीं होते, आज आप सीसी रोड के लिए परेशान नहीं होते। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में प्रस्ताव पारित हुआ होता कि आदिवासियों का बजट है वो केवल आदिवासी पर खर्च होगा, ऐसा प्रस्ताव लिया होता, ऐसा इंप्लीमेंट किया होता तो आपके गांव में कहीं सीसी रोड की कमी नहीं रहती, आपके खेत खलियान कच्चे नहीं रहते, पक्के हो जाते। लेकिन आपका जो बजट था वो कहीं गैर आदिवासियों के गांवों में खर्च कर दिया, कहीं मंदिरों में खर्च कर दिया। ये आपका बेणेश्वर में घाट बन रहे, वो किसके पैसे से बन रहे? आदिवासियों के बजट से बन रहे हैं। वो परकोटा बना है, आदिवासी के बजट से बना है। और वहां 1 किलो करवाना 10 रुपया कौन लिए? थोड़ा सोचो, 1 किलो करवाना 10 रुपया ने तमे तमारा सोरा ने या आई ने बापा ने दाड़ाना 10 रुपया आलो बोलो। 1 किलो करवाना 10 रुपया, कोई 20 रुपया, कोई 50 रुपया। और तुम्हारे समाज का बीमार आदमी, बच्चा, बूढ़ा, तुम्हारा पिताजी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, तुम लोगों को रोटी खिलाते हैं, तुम लोगों की सुरक्षा करते हैं, क्या क्या काम करते हैं तुम्हारे लिए, उनको आप 10 रुपया नहीं दे पाते। ये बात समझनी, ये बीमारी कहां से आई? ये मानसिक बीमारी है। उस मानसिक बीमारी का इलाज करने के लिए हम इतना बड़ा जन जागरण कर रहे हैं। और मेरे को पता है, मेरे को पता है, क्या पता है? कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है। समाज का जागरण सही दिशा में चला, कुछ भी होने वाला नहीं है। कहते हैं कि पहली पीढ़ी है वो गोलियां खाएगी, काली बाई ने गोली खा ली। दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और आज हमारे आसपास के लोग जेल जा रहे हैं। और तीसरी पीढ़ी राज करेगी, ये ध्यान रखो। सही बात है। पहली पीढ़ी गोलियां खाएगी,
कालीबाई और नानाभाई खाट ने गोलियां खाई। दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी। और आज की तारीख में हमारे काकरी डुंगरी में देख लो, हुआ जेल। रतलाम में हमारे जैस के कार्यकर्ताओं को जेल हुई। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, यही पीढ़ी राज करेगी। लिख लो आज, लिख लो, यह पीढ़ी राज करेगी, यह मैं गारंटी देता हूं। और मैं, नौकरी रही या ना रही, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी नहीं लड़ूंगा। बोलता रहूंगा, लिखता रहूंगा, आपको प्रशिक्षण करूंगा। लेकिन एक काम करना, मैंने कहा, वो इतिहास से सबक सीखना और सबको साथ लेकर के चलना, सबको साथ लेकर चलना। ना यो रहा है कि मेरे से कम उम्र वाले बच्चे मेरे से ज्यादा लोकप्रिय हो, मेरे से बड़े लीडर हो, मेरे से आगे जाए, ऐसा मैं सोचता हूं। यही आपको करना होगा। यदि आप ऐसा सोचेंगे कि मेरे से कम उम्र वाले लोग हैं, वो मेरे पीछे ही रहेंगे, तो आप पीछे हो जाओगे, आप पीछे हो जाओगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि मैं होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा। ये बहुत बड़ा सिद्धांत याद रखना होगा। हम लोग संगठन में काम करते थे तो हमको ट्रेनिंग में मिलती थी। उस ट्रेनिंग के अंदर एक अहम बात बताई गई थी। अहम बात, क्या बात कही गई थी? यदि आप मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो, यदि आप समाज का आंदोलन जिंदा रखना चाहते हो, यदि आप पूर्वजों की विचारधारा जिंदा रखना चाहते हो, तो अपने से 10 साल पीछे वाले लोगों को अपने जैसा बनाओ। अपने जैसा 10 साल पीछे वालों का। और ये काम बखूबी मैं अपनी जिम्मेदारी से कर रहा हूं। आप लोगों को भी वही काम करना है। आप निर्णय करिए, मेरे से पीछे, मेरे बाद में, मेरे इलाके में 10 साल पीछे कौन सा कार्यकर्ता है, उसको मेरे जैसा बनाना होगा। हम लोग सोचते थे कि हमारे जैसे 10 या 100 लोग हो जाए तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे। आज देखो हजारों लोग हो गए। देखिए यहां पर बैठे हुए लोग 2-2 घंटा बोलने लायक बहुत सारे लोग हैं। 2-2 घंटा आपको हिलने भी नहीं देंगे। 2-2 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं रहता। ये जो बात आपको बहुत महत्वपूर्ण मैंने बताई, इसको याद रखिएगा। एक अहम बात, माघजी महाराज को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं। कई लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन मैं बार बार एक सवाल खड़ा करता हूं कि माघजी नाम का आज तक कोई ब्राह्मण